So good evening all of you. चलो, रेल कौशल विकास योजना आज के जो टॉपिक्स हैं। रेल कौशल विकास योजना, द रेड सी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, इंडिया कोलैबोरेट्स विद द एससीओ टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। उसके बाद द अलार्मिंग प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, लेंसेंट ग्लोबल हेल्थ स्टडी, एंड यूएन डिक्लेयर 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलियड। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है लास्ट वर्ड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेल कौशल विकास योजना। तो रेल कौशल विकास योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफर्ट है कि कोई भी इंडिविजुअल 18 से 35 साल की अगर इसकी एज है और वो रेलवे कौशल विकास योजना के अंदर लगभग 100 घंटे तक या फिर कुछ स्पेसिफिक डेज हैं, 18 दिन तक, 18 डेज है, 18 दिनों तक अगर उसने इस रेलवे कौशल विकास योजना के अंदर उसने कोई भी काम सीखा है और उसके बाद जब भी रेलवे वैकेंसीज निकालेगी तो इन लोगों को प्रायोरिटीज मिलेगी, है ना। पहले 26,000 लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी और वो काम है वेल्डिंग का काम है, रेलवे लाइनों की लाइटिंग का काम है, उसको रेलवे ट्रैक बिछाने का काम है, रेलवे से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे कामों में पहले सिखाएंगे। उसके बाद जब भी वैकेंसीज आएंगी उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। सो लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया था। रेल कौशल विकास योजना एम्स टू एम्पावर द यूथ विद टेक्निकल स्किल्स फॉस्टरिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को और उनके स्किल को इनहेंस करना इस प्लान का पार्ट यही है। The youth, empower the youth with technical skills, fostering their employability across various industries. The recent clarification by the Railway Minister regarding preferential treatment over 26,000 candidates highlight the significance of program and its objectives. तो टारगेट ये है कि 26,000 लोगों को पहले हम लोग ट्रेनिंग देंगे और जब भी हम लोग नौकरियां निकालेंगे उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी गोल टू एड्रेस स्किल गैप प्रेवलेंट इन द जॉब मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग टारगेटेड टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग टू द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट को टारगेटेड स्किल जो है उनके इनहेंस करने हैं। जो जो रेलवे को रिक्वायरमेंट है पहले रेलवे ट्रेन करेगा और जब नौकरियां निकालेगा उन लोगों को प्रेफरेंस देगा। ठीक है। टारगेट डेमोग्राफिक, द प्रोग्राम कैटर्स टू इंडिविजुअल्स विद द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 35 ईयर, फोकसिंग ऑन क्रूशियल स्टेज इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र है और उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रेलवे उनकी हेल्प करेगा। इंडस्ट्री रिलेटेड, by concentration of industry relevant technical trades, the initiative ensures that participants gain practical knowledge and hands on experience necessary for the technical jobs and the diverse sections. तो अलग अलग डाइवर्स सेक्शन में किसी को रेलवे के कारपेंटर का काम सिखाया जाता है, रेलवे ट्रैक का, किसी को वेल्डर का, किसी को इलेक्ट्रिशियन का, तो सारे काम सिखा के उनको ट्रेन करना है और ताकि उनको डाइवर्सिटी हो जाए, जब भी जॉब निकले तो रेलवे उनको प्रेफरेंस देते हैं। Accessible training centers, recognizing the geographical diversity of the potential participants, the scheme establishes training centers across various locations in the country, enhancing accessibility. रेलवे सब कुछ सिखाएगा, उसके बाद रेलवे उसका एग्जाम भी लेगा। रिटर्न एग्जाम अलग से होगा और जो प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के 60 मार्क्स हैं और रिटर्न एग्जाम्स के शायद 40 मार्क्स, ऐसे कुछ करके इतने नंबर लेने जरूरी हैं। और जो उस टेस्ट को पास कर जाएगा वो एलिजिबल हो जाएगा, रेलवे जब नौकरी निकालेगी उसको प्रेफरेंस मिलेगा, बस इतना ही है। Collaboration with the industry experts to ensure the program relevant in the effectiveness. It collaborates with the industry experts and professionals. The partnership ensures that the training modules align with the evolving industry requirement. जो industry की requirement होगी उसके accordingly जो चीज required होगी वो इसके अंदर सिखाएंगे। Age appropriate training with a specific emphasis on the 18 to 35 year age group. The program targets individuals at a stage where skills development is crucial for their professional growth. Certification and recognition, successful completion of Railway Kaushal Vikas Yojana result in certification recognized by the Indian Railway. These certificates serve as tangible proof of acquired skills, enhancing participants' employability. Now, we can imagine कि हम लोग ये मान सकते हैं कि रेलवे में हो सकता है जॉब नहीं मिले, बट द पॉइंट इज उसके पास सर्टिफिकेट है,
ठीक है। तो अपनी नॉलेज को डाइवर्स कर सकता है, इसका मतलब कहीं और पर भी उसी से रिलेटेड काम को वो कर सकता है। वेल्डर का काम मिला तो वेल्डर का कर सकता है, बाकी के जो काम कारपेंटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, जो जो काम उसने सीखे हैं, वो किसी उसके पास रेलवे का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को यूज करके कहीं और भी काम कर सकता है, या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेनिंग अवेलेबल है, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसे स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड, हम उसको सर्टिफिकेट के बिना वो एडमिशन नहीं देते या जॉब नहीं देते, तो ऐसी कंडीशन में सर्टिफिकेट उसके काम आएगा। नेक्स्ट इज the recent clarification about not providing preferential treatment for the skilled candidates underscores the program's commitment to fairness and equal opportunities. The Railway Kaushal Vikas Yojana plays a vital role in addressing the skill needs of the job market while fostering the professional development of Indian youth. Next, the Red Sea and complexities of global development. Red Sea, you can say this is an area of a war zone, जहां कभी ना कभी कोई ना कोई वॉर चली रहती है। पहले ईरान इराक की वॉर थी, फिर उसके बाद अमेरिका इराक की वॉर हो गई, जो गल्फ वॉर कहते हैं जिसको। उसके बाद फिर यमन और ईरान इराक, सऊदी अरेबिया और यमन की वॉर। उसके बाद जॉर्डन सीरिया का डिस्प्यूट, फिर ये एरियाई डिस्प्यूट का है, उधर इथोपिया है, नीचे सोमालिया है। तो दिस इज अ जोन ऑफ वॉर, कभी ना कभी कोई ना कोई वॉर चली रहेगी, ठीक है। अभी व्हाट वी आर डिस्कसिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पहले सोमालियन पायरेट्स इशू था, जिबौती के अंदर इश्यूज थे, और जिबौती के अंदर चाइना का पहुंच जाना, उसके बाद इंडिया का इजिप्ट के साथ रिलेशन डेवलप करना, देन इसकी इस तरफ ग्रीस, उसके साथ रिलेशन का डेवलप होना, इंडिया के एथेंस के साथ रिलेशन, और इंडिया का उस रूट में होना, जो इंडिया का अपना रूट है, उसमें जो नया प्रोग्राम गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, और उसमें ये सब कंट्रीज को इन्वॉल्व करके अपना ट्रेड रूट, रेल रूट, सॉरी रोड रूट यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इन कंट्री के साथ मिलकर। उसी के अंदर यहाँ पर एक, यहाँ का जो पोर्ट है, हैफा पोर्ट है शायद, और अडानी और इजराइल, अडानी की कंपनी इजराइल में उस पोर्ट के थ्रू फिर अपना एक्सपोर्ट करेगी यूरोप को, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि ये एरिया ही वॉर का एरिया है, और यहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट जिंदा रहेंगे। रीजन उसके पीछे ये भी कि कुछ कुछ अंग्रेजों का किया जा रहा है इस एरिया के अंदर, और कुछ इनकी अपनी अपनी जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रिजिड, बहुत सॉलिड नहीं है। रीजन उसके पीछे ये है, इन कंट्रीज में डिस्प्यूट का एक फैक्टर है, दैट इज रिलीजन, और रिलीजन के अंदर सब रिलीजन, जैसे शी और सुन्नी डिस्प्यूट, और यहाँ पर इनके साथ डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, है ना, किसी ना किसी रिलीजन को, रीजन को लेके, रिलीजन को लेके, यहाँ पर रिलीजन को लेके डिस्प्यूट्स हैं सोमालिया वगैरह के अंदर। तो पास्ट में भी दिक्कत रही यहाँ पे। सूडान में जो फंडामेंटलिज्म है, सूडान के अंदर या इन कंट्रीज में इस फंडामेंटलिज्म बहुत एक्टिव है, और अमेरिका की कई सारी फिल्में जो हैं हॉलीवुड की, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, सूडान के ऊपर, साउथ सूडान के अंदर। तो ये एरिया डिस्प्यूट्स का है। तो रिसेंट डिस्प्यूट्स का रीजन क्या है कि यमन जो शिया कंट्री है, और यमन के जो हुती टेररिस्ट हैं, वो इस एरिया में जाने वाले जहाजों को, इंडियन को भी उन्होंने टारगेट किया, इससे पहले अमेरिकन जहाजों को टारगेट करें, मिसाइल फायर कर रहे हैं छोटे छोटे, जो उनके पास हैं, जितने उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनसे वो फायरिंग कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट। Geopolitical dynamics in the Red Sea region, geopolitical landscape. In recent time, the conflict between Israel and Hamas has introduced a new dimension in the geopolitical scenario in Red Sea, impacting economies in Asia. Escalation of conflict toward the end of October, a significant terrorist inclination orchestrated by Hamas disrupted the regional equilibrium, pulling the Yemen-based Houthi militia into the fray. तो अब इस एरिया की इंपॉर्टेंस इस करके हो जाती है कि यहां से होके वर्ल्ड का 40-50% ट्रेड इसी रूट से होता है। तो ये रूट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे चल के सुएज कनाल है, इस रूट से होकर ट्रेड होएगा, और इस रूट के दोनों एजेस के ऊपर, यहाँ पर खासतौर के ऊपर जिबौती है, और जहां जहां जो कंट्री होगी, जिसकी टेरिटरी होगी, वहां उसकी इनकम का सोर्स भी होगा। तो जिबौती की इनकम का सोर्स है, यमन की इनकम का सोर्स है, यहाँ से होकर जो जहाज गुजरेंगे उससे वो पैसा चार्ज करेंगे। फिर यहाँ सुएज कनाल है, वहां से जहाज गुजरता है, सुएज जो कनाल अथॉरिटी है, यानी जो इजिप्ट के कंट्रोल में, वो पैसे चार्ज करती है। अब यहाँ पर हाउथी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। हाउथी कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमन से। और उसके बाद इन रिसेंट टाइम कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल एंड हमास, उसके बाद escalating conflict toward the end of the October, the significant terrorist incident orchestrated by Hamas disrupted the regional equilibrium. उसके बाद strategic significance of the Red Sea, the announcement of Houthi involvement elevated the Red Sea's importance, posing a potential threat to the Suez Canal
a critical conduit responsible for the facilitating newly 15% worldwide trade. अब एक एस्पेक्ट है, जैसे हम लोगों ने थोड़े दिन पहले एक न्यूज की थी जिसमें इजराइल यहाँ पे गल्फ ऑफ अकूबा के थ्रू एक ऑफर दे रहा है कि आप यहाँ से होके अपने बोट निकाल लो. नाउ द पॉइंट इज, ये सभी कंट्रीज अगर इनसे साथ रिलेशन कॉन्स्ट्रेंड हो जाते हैं और ये सभी कंट्रीज अपने यहाँ से शिप क्रॉस करना बंद करा देती हैं, तो उसके साथ वर्ल्ड ट्रेड जरूर अफेक्ट होएगा, जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है वो भी अफेक्ट होएगी. हालांकि दुनिया में अमेरिका हर जगह है, पर अगर इस रूट को बंद कर दिया तो कोई भी कंट्री जो अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ ट्रेड करती है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी. रीजन इज एक ये रास्ता बच जाएगा यूरोप से होके ट्रेड करने का. यहां से अभी ट्रेड हो रहा है, फिर ये रूट बचेगा, यहां से होके फिर ट्रेड करना पड़ेगा, ये केप ऑफ गुड होप वगैरह से होके फिर ऊपर यूरोप या फिर यहां से फिर अमेरिका. पर इसकी तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी. उसके साथ साथ हर एक कंट्री को टाइम भी बढ़ेगा, कई सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी. इस करके इस रूट का चलते रहना बहुत जरूरी है. इस करके ये इसकी इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. Toward the end of October, the significant terrorist incidents orchestrated by Hamas disrupted the regional equilibrium, pulling the Yemen-based Houthi militia. उसके बाद Houthi actions in the sea. The mid-November, the Houthis targeted a cargo vessel reportedly linked to Israel in the Red Sea. This move showcased their military capabilities and heightened the tensions in the region. तो उसके बाद they are trying to provoke India and America also. They are trying to provoke. India, Japan, and South Korea are engaging in the diplomatic efforts to address the tension of Persian Gulf. Each will unique interest in the concerns. हर कंट्री अपनी तरफ से चाह रही है शांति हो जाए. रीजन उसके पीछे हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, हर किसी को ट्रेड करना है. Then US collaboration, US call for international cooperation, building a past multilateral efforts against piracy. US has called a partners of mobilize, recognizing need for a collective response. India, Japan, South Korea, significant importers of oil and gas, emerge as a stakeholder. West Asia security emphasizes their strategic and kinetic interest. इकोनॉमी को चलते रखने के लिए पेट्रोल चाहिए आपको, ठीक है. इकोनॉमी को चलते रखने के लिए आपको माल बेचना भी है. अब जापान, साउथ कोरिया, इंडिया अपना सामान जो है यूरोप को भी बेचते हैं और अमेरिका को भी बेचते हैं. रूट तो यही है, और पेट्रोल भी इसी रूट से आता है. ये भी एस्पेक्ट है, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते. Persian Gulf dynamics. India, Japan, South Korea are engaging in diplomatic efforts to address the tension. Persian Gulf is unique threat, interest, and concerns. US call for international cooperation, building on past multilateral efforts against piracy. The US has called for partners to mobilize, recognizing the need of collective response. मिलके एफर्ट करते हैं, मिलके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं. अगर हो सके अमेरिका, if America feels, then he will attack Yemen also. क्योंकि यमन पर अटैक in one sense it means the attack on Iran, and if America attacks over Yemen, it means Saudi Arabia will support America, and if America try to do so, India will support directly or indirectly. India will support because Indian ships पर भी they have attacked in the past. Recently they just have attacked Indian boats also. Obviously Iran is a Shia country and they have very good relations with each of them. Yemen and Iran, they have very good proximity, but the Saudi Arabia, Oman, UAE and Egypt, they are against Yemen because this is Shia country. This is Shia country and there is a dispute of Shia Sunni also. Next. So stakeholders in West Asian society, India, Japan, South Korea are significant importers of oil and gas. Emerges as a stakeholder. West Asian security emphasizes their kinetic and interest. Rising influence of non-state actors. Now this is the main concern. Non-state actors. Non-state actors जिसमें state responsible है ही नहीं. यमन कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे टेररिस्ट कर रहे हैं. अब मेरे यहाँ पर मैं तो खुद परेशान हूँ इनसे. So as a global geopolitical landscape evolves, the ascendancy of non-state military actors becomes a critical factor, often aligning with state interest for short-term gains and long-term strategic victories. उसके बाद charting a path forward addressing security challenges.
In an interconnected world grappling the challenges of Western-led international security order, adopting a more progressive and practical approach to power development and development essential to tackle security challenges beyond self-defined area of interest. देखो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है, बाकी इंटरनेशनल रिलेशन का जो रियलिज्म है वो यही है, इंटरनेशनल रिलेशंस मींस द इंटरेस्ट ऑफ योर ओन कंट्री. If you are saving your interest, your own interest, you are serving your interest, and you are focusing on your national interest on, then it is okay. Every country try to do the same. If America can think about his own interest, then every country has its right. Even Pakistan has its own right to protect his own interest. Pakistan is free to do so, but let the things happen, because world run in this way. Let it be. ऐसा होता हो जाने दो. Then उसके बाद सुपर पावर्स हैंडल द थिंग्स. सुपर पावर रन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू their requirements. For example, if a country need fund, provide him a fund. They will create problems. It means if some of them needs bilateral relations to improve their bilateral relations, if they try to make the relations better, they will demand sir fund दे दो थोड़े से. हमारे यहाँ बड़ी गरीबी है, बड़े भूखे मर रहे हैं बच्चे. अब सबको तो रिक्वायरमेंट है इसकी. बोला ठीक है ये ले, इतने पे कितने चाहिए, बोला इतने दे दो. इतने तो नहीं है मेरे पास. लाला कुछ तो दे, बड़े बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो दे देंगे. जाने का रास्ता तो यही है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये रूट. और उस केस में अगर सख्ती भी करनी पड़े तो अमेरिका कर सकते हैं ना. और उस केस में यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी लोग सपोर्ट करेंगे. यार ठीक है. बट पॉइंट ये है कि हर किसी कंट्री को अपना अपना इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज भी यही है. और अगर अमेरिका यमन पर अटैक करता है तो in one sense it is attack over ईरान. ये भी एक एस्पेक्ट है. ईरान सपोर्ट करता है इसकी. नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन आता है? तो उसके बाद आता है हाउती एक्शन ऑफ सी. द मिड नवंबर द हाउतीज टारगेटेड अ कार्गो वेसल रिपोर्टेडली लिंक्ड टू इजराइल इन द रेड सी. सॉरी यहां पर था, सॉरी वो तो कर चुके हैं हम लोग. शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एज द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इवॉल्व्स, the ascendancy of non-state military actors become critical factor online, often aligning with the state interest for short-term gains and long-term strategic victories. उसके बाद charting a path forward in an interconnected world, grappling the challenges of West-led international security order, adopting a more progressive and practical approach to power development, and development is essential tackle security challenges beyond self-defined area of interest. और हर कंट्री का अपना अपना सेल्फ डिफाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. अमेरिका का इंटरेस्ट है ईरान को बर्बाद करना. इंडिया का ईरान को बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं. इंडिया नहीं चाहता कि ईरान के साथ ऐसा हो. हाँ यस मंजीत, यस इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा. US military intervention taking a leading role. United States has developed. जुबान लड़खड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों. Taking a lending role, the United States has developed military assets including drones, missile, direct operations to the counter Houthi threats. अब यही काम कर सकते हैं. In response to escalating incident of US has proposed the establishment of multinational task force in Bab al-Mandeb Strait, a pivotal passage connecting Yemen, Djibouti and Eritrea. This is Bab al-Mandeb. ये पैसेज है छोटा सा, नैरो पैसेज, बाब al-Mandeb. International task force in the Bab al-Mandeb Strait, a pivotal passage connecting Yemen, Djibouti and Eritrea. Saudi Arabia strategic position. Despite its ongoing conflict with the Houthis in Yemen, Saudi Arabia has urged caution from US, indicating a complex geopolitical landscape. Now the point is the whole Muslim world is supporting Israel. Whole Muslim world is against Israel, and they all are supporting Palestine irrespective of their own conflict. Shia Sunni conflict या फिर यमन, यजदी, कुर्द और
शिया सुन्नी, है ना, अपने डिस्प्यूट्स को साइड में रख के दे ऑल आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन अगेंस्ट इजराइल। तब नाउ द पॉइंट इज इजराइल इन सब केसेस के अंदर सऊदी अरेबिया के लिए ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाएगा दैट हुम टू सपोर्ट। क्या करे इस केस में? अगर अमेरिका यहाँ पहुंच जाता तो क्या होगा? क्या सऊदी अरेबिया यमन की सपोर्ट करेगा कि अमेरिका की करेगा? इस टाइम पर कंडीशंस ऐसी हैं तो ऑब्वियसली अमेरिका की सपोर्ट हर हालत में सऊदी अरेबिया करेगा। बट फिलहाल कंडीशन जो है उस फेवर में नहीं है, और अमेरिका भी एकदम से मुस्लिम वर्ल्ड को ये मैसेज नहीं दे देना चाहता कि हम लोग मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। देखो रिसेंट ईयर्स में क्या, रिसेंट डेज में क्या डेवलपमेंट हुई है। रिसेंटली जो इंग्लैंड सॉरी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, है ना, क्या नाम है उनका, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, उनकी स्टेटमेंट, हॉलैंड के अंदर नया हेड चुन के आ रहा है उसकी स्टेटमेंट, और कुछ हद तक यूरोप के अंदर से भी एंटी मुस्लिम आवाजें आनी शुरू हुई। तो इस्लाम के अकॉर्डिंगली तो इस्लामिक फोबिया वहां पे डेवलप हो रहा है, बट वो हो रहा है या नहीं हो रही है तो नहीं पता, बट दे ट्राई टू सेव देयर ओन कल्चर। जैसे भी रिसेंटली इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दैट मुस्लिम्स हैव देयर डिस्टिंक्ट कल्चर and when they enter to our countries they will carry all the religious restrictions, obligations and negative positive things of their religion, and they try to impose those things on our society, while our society is different from the Islamic world society. It means we can't adjust them, or they can't be adjusted in our country, and they don't want to adjust in our country. So we don't want कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स यहाँ पहुंचे। और हॉलैंड में भी कुछ कुछ है, कुछ बाकी जगहों पे भी कुछ अमेरिका की टेंडेंसीज भी ऐसी हैं, कुछ रशिया भी ऐसा ही मानता है। क्योंकि रशिया में भी बड़े लंबे टाइम तक चेचेनिया एरिया के अंदर वहां पे बड़े लंबे टाइम तक प्रॉब्लम रही। तो अब क्या सारी कंट्री एक जैसा सोचती है? नहीं, ऐसा नहीं सोचती। हर कंट्री ऐसा नहीं सोचती, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सोचती है। अगर इंटरेस्ट रिलेशन बनाने में तो बनाते हैं, रिलेशन खराब करने में तो खराब कर लेते हैं। और उसके साथ साथ अभी दुनिया में क्या हो रहा है कि अभी राइट विंग एक्टिव हो गया है, और राइट विंग एक्टिव हो जाने की वजह नॉर्मली वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाती है जब हर आदमी सिर्फ अपना देश सोचेगा, नेशनलिज्म सोचेगा, और नेशनलिज्म कब चौविनिज्म में कन्वर्ट हो जाता पता ही नहीं चलता। कब आदमी राष्ट्रवादी होते होते उग्रवादी हो जाता है, या फिर वो दूसरी कंट्री पर अटैक करने वाला या डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाता, ये पता नहीं चलता। बड़ा माइन्यूट सा गैप होता है इसमें, और हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है। हिटलर नेशनलिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं। वो नेशनलिस्ट होते होते कब डिक्टेटर हो गया, कब दुनिया के लिए खतरा हो गया, ये पता ही नहीं चला, दुनिया को खुद ही पता नहीं चला। सो उसके बाद रीजनल डिप्लोमेसी सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके बाद सरप्राइजिंगली टॉक्स बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड हाउती लीडरशिप हैव इमर्ज्ड फॉलोइंग अ सऊदी ईरान देतांते ब्रोकन बाय चाइना। अब इसमें चाइना इंटरफेयर कर रहा है कि यार आपस में लड़ो मत, भाई भाई हम ही सभी लोग। चाइना इस मौके का फायदा उठा रहा है, क्योंकि इस सेंस में यहां पर तो न्यूट्रल नजर आ रहा है, पर उसका अपना इंटरेस्ट है। China's diplomatic influence, China's role in Gaza crisis has been perceived positively in the Arab world due to its balanced stance, in contrast to the unequivocal support extended by US to Israel. Impact on Asian economies, जैसे अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका की सपोर्ट के पीछे वजह अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, और अमेरिका को इजराइल की नहीं पड़ी हुई, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। अमेरिका के लिए इजराइल एक विंडो है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर। So Red Sea security concern, the global implications of security deterioration in the Red Sea extended to Asian economics including India, Japan, South Korea and China. अगर यहाँ पे टेंशन बढ़ती है तो इन चारों इकोनॉमीज के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट जाएगा। ठीक है। यूरोपियन यूनियन ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। नाउ ये अपने आप में एक बड़ा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें अगर डीप फेक जोड़ते तो और डेंजरस हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोग्निटिव एक्टिविटीज के साथ जोड़ लें तो थोड़ा सा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ पर चीज़ें कंप्यूटर करने लग जाए और फिर उसके बाद कंप्यूटर से या सिस्टम से छेड़छाड़ करके आप किसी भी हद तक पहुँच जाओ, देन उसके बाद ये इश्यूज हैं। और यूरोपियन यूनियन बहुत हद तक 35-36 घंटे के डिस्कशन के बाद एक सर्टन लेवल पर पहुंची जरूर थी कि अब क्या करना है इसके बाद। ठीक है, और लगता था कि सेटल हो जाएगा, पर लग रहा है कि अभी मामला सेटल हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन अब उसको लेके लॉज को लेके है, फिर उसके बाद कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेके कुछ एग्री हैं कुछ नहीं एग्री, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और हर कंट्री के अपने अपने लॉज हैं, उनकी कंट्री की इथोस के अकॉर्डिंगली, उनकी कंट्री की वैल्यू के अकॉर्डिंगली,
उन कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक देखो थ्रेट तो है, इसको पूरी दुनिया मानती है। The EU Artificial Intelligence Act, enacted in June 14, 2023, stands for the world's pioneering legislation on AI. The primary goal including establishment of regulatory framework for AI technologies, mitigating associated risk, and providing clear guidelines for developers, users, and regulators. Legislative progress. The act currently under review or by negotiations from European Union three bodies: the European Commission, the European Council, and European Parliament. Has recently been passed the EU legislators. It represents the most comprehensive set of regulations governing artificial intelligence system to the date. अभी देखो एक बड़ी बात यह है कि अभी तक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लॉज नहीं बने, और यूरोपियन यूनियन एक कॉन्टिनेंट होने के बावजूद, इतने सारे डिस्प्यूट्स होने के बावजूद, वो अगर इसके किसी एक सहमति पर पहुंचे हैं कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे या इसके अगेंस्ट कोई लॉ लेके आ रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। The act focuses on restricting what the EU considers to be riskiest uses of AI, such as facial recognition software, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, वो रश्मिका मंदाना की जो डीप फेक वीडियोज आई थी, software and chatbots like ChatGPT. The European Union aims to create better conditions for the development and use of innovative technologies while addressing potential excesses and violations of fundamental rights within the sector like healthcare, transportation, manufacturing and energy. अब यहाँ पर ये एस्पेक्ट रहेगा कि इन सभी एरियाज को लेके ये एरियाज ऑफ कंसर्न रहेंगे यूरोपियन यूनियन के लिए, कि इन सब एरियाज को भी ध्यान में रखना है जब भी ऐसा कोई लॉ बनाएंगे। की प्रोविजंस, और जहां जहां रिस्क होगा वहां पर वो लॉ बनाने के लिए फ्री है, ठीक है। रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, द एआई एक्ट, नाउ द पॉइंट इज फ्री तो है, बट वो उन्हें आपस में कंसेंसस डेवलप होता है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एआई लेको हर कंट्री के अपने अपने ओपिनियन है। दुनिया एआई में बहुत आगे बढ़ जाए, ये ना होगी पीछे रह जाए रिजिड लॉज की वजह से। लॉज अगर लीनियंट होंगे, ये ना हो कि इनकी इकोनॉमीज को नुकसान हो जाए, इनके अपने कल्चर को नुकसान हो जाए, है ना। उसका यूजेज भी बैलेंस होना चाहिए, मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। द एआई एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ रिस्क बेस्ड सिस्टम कैटेगराइजिंग एआई सिस्टम इनटू अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क एंड लो और मिनिमल रिस्क। तो रिस्क की कई कैटेगरीज हैं। Unacceptable risk, the AI system posing threat to individuals including cognitive manipulation and real-time biometric identification fall under the category and are outrightly banned. Outrightly banned. High risk system impacting critical infrastructure or fundamental rights are labeled high risk with the outlined compliance requirement and obligations provided. तो सिस्टम इंपैक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स आर लेबल्ड हाई, और वही पॉइंट है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स दोनों में से क्या चाहिए? लेबल्ड हाई रिस्क विद आउटलाइंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द ऑब्लिगेशन फॉर द प्रोवाइडर्स। लो और मिनिमल रिस्क क्या है? एआई सिस्टम विद लो और मिनिमल रिस्क मस्ट कंप्लाई विद मिनिमल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स अलाउइंग यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Transparency requirement for generative AI software, for example, ChatGPT disclosing AI generated content. अब बैन किया जा सकता है, उसको चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं कि AI ने तो नहीं डेवलप किया है, ठीक है। अब देखो बेटा, AI आ जाने के बाद जैसे जैसे AI ग्रो करेगा, वैसे वैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर क्यों उनका रिस्क का या क्यों उनको कुछ उनके ऑब्जेक्शंस हैं क्या? पहली बात, जब AI आएगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ठीक है। जब इसके एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग और आगे आएंगे तो हो सकता है चैट जीपीटी को या फिर गूगल अपना जो सिस्टम लेके आ रहा है, क्या नाम है उसका, जेमिनी, तो गूगल जब अपने सिस्टम को डेवलप करेगा, हो सकता है गूगल को या चैट जीपीटी को या किसी और एआई जैसी कंपनी को, एआई सॉफ्टवेयर जो डेवलप करती है, उनको प्रॉफिट हो। बट द पॉइंट इज, उससे जुड़े हुए रोजगार, उससे जुड़े हुए लोग जो हैं, अब उसमें राइटर हैं कई सारे, जो कंटेंट राइट करते हैं। अब आपको कुछ भी किसी कंट्री के बारे में बताना है तो आपको कंटेंट राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जीडीपी पे जाओ, चैट जीपीटी पे डालो, लुधियाना में कंटेंट राइटिंग कर दो, कंटेंट राइटिंग करके आपको दे देंगे, तो उसको बेचो जाके थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। यस, दैट इज वेरी ट्रू, है ना। इसी करके तो उनके अपने अपने ऑब्लिगेशंस हैं, उनके अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं करना चाहिए ये।
तो फिर क्या होगा, फिर वो मोनोकल्चर टाइप का डेवलप हो जाएगा, सब एक ही टाइप का करेंगे, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और उससे बड़ी बात है, हो सकता है कि एआई को इस हिसाब से डेवलप करें कि आप एक बार बना लो, दोबारा उसके साथ की कॉपी ना बनाओ। एक बार किसी को यूनिक बना के दे दो, किसी ने फोटो मांगी आपसे, यूनिक फोटो बना के दे दो, है ना? किसी भी चीज की पेंटिंग, जैसे हम लोगों ने देखा कुछ पास में कुछ पेंटिंग बनाई है उन लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान की या अशोका की पेंटिंग है, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो गई ना। तो उनकी तो इमेजिनेशन है, कैसे दिखते होंगे, कौन सा देखा तो नहीं किसी ने, इमेजिनेशन है। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, है ना? तो मोनोकल्चर टाइप का डेवलप हो जाएगा। आज से कुछ साल पहले तक जो मूर्तियां चाइना से इंडिया में आती थी, उन सभी में चेहरा एक जैसा था। जबकि इंडियन कारीगर जब हाथ से मूर्ति बनाता है, तो उसमें, क्योंकि वो मूर्तियां मशीन से बनी है, एक लिक्विड टाइप का डाल दिया जो पत्थर जैसा दिखता है पर पत्थर नहीं है। और इंडिया में कारीगर पत्थर का बैठ के ऊपर बनाता है, हर मूर्ति का स्वरूप थोड़ा 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 डिफरेंट होता है, क्योंकि हाथ से बनी है ना? एक्यूरेटली 100% एक्यूरेट कभी नहीं बन सकती, थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर होगा। पर जब वो मशीन में बनाओगे सब जैसे, तो जो चाइनीज जो मूर्तियां चाइना से आई, वो सब देवता भी चाइनीज ही लगते थे, क्योंकि उनको सोचने समझने की लिमिट है ना, वो जैसे मूर्तियां बनाते हैं। हमारे यहाँ में मूर्ति बनाने का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो यही कुछ कुछ फर्क यहाँ पर है, मशीन से आप कंटेंट बनाओगे तो एक जैसा ही होना है, तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए जगह नहीं बची। मशीन से बना हुआ कंटेंट है ना, मशीन से बना कंटेंट मोनोकल्चर को डेवलप करता है, सब एक जैसा ही। और जब इंसान बनाता है तो अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं सोच सकता ना। बट नाउ द पॉइंट इज, अभी अमेरिका रिसेंटली कंप्यूटर बनाने की, ह्यूमन जितना तेज होगा, ह्यूमन ब्रेन जितना तेज होगा, और सुपर फास्ट कंप्यूटर, और सुपर फास्ट, और सुपर कंप्यूटर्स, और उसके बियॉन्ड नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट जनरेशन। सो दीज आर द बेसिक कंसर्न्स, कि फिर हमारे यहाँ पर ये लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। यूरोप अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, अपने ओरिजिनल आइडियाज के लिए फेमस है। आपको डिजाइन बनाना है, फ्रांस के अंदर इतने सारे डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, फ्रांस का इतराज हो सकता है ना, इतने सारे डिजाइनर बैठे हैं, आप चैट जीपीटी पे जाओ, अपनी रिक्वायरमेंट डालो, आपको ड्रेस का डिजाइन बना के दे देंगे, कॉपी करो, डिजाइन बना लो। अदरवाइज ह्यूमन क्रिएटिविटी लगती है उसमें, हो सकता है कई लोगों का काम आसान हो जाए। इटली में कारों के डिजाइन बनते हैं, है ना? ऐसे इंग्लैंड के अंदर अपनी अपनी चीजों की, जो जहां डिजाइन बनते हैं वहां पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो कई लोगों को नुकसान होगा, इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इसी करके यूरोपियन यूनियन जो है उसको लेके लॉ बनाने के मूड में है, और उसने लॉ बनाने का डिस्कशन चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी एक दो दिनों के अंदर और डिस्कशंस होंगी, अभी 2-4 दिन और चलेंगी, हो सकता है किसी रिजल्ट पे पहुंच जाए। ऑब्वियसली जैसे हमारी डिपेंडेंसी कंप्यूटर, जैसे हमारी डिपेंडेंसी कैलकुलेटर पे हुई, जैसे हमारी डिपेंडेंसी जो मोबाइल के ऊपर हुई, अब क्या है कि पहले रिश्तेदारों के नंबर याद रहते थे, सबके नंबर याद होते थे, अब नंबर अपना नहीं याद रहता कई बार, है ना? सब वहां से देख के मिलाते हैं। वही पॉइंट है ना, आने वाले टाइम के अंदर अगर एआई का यूजेजेस बढ़ते चले गए, तो फिर तो आने वाले टाइम में दोस्तों की भी जरूरत नहीं रहेगी। वो तो ग्रेजुअली वैसे ही मोबाइल की वजह से दोस्त खत्म हो गए। आदमी को मोबाइल दे दो, उसको बोला 5 साल तक बैठना, वो बैठ सकता है मोबाइल के साथ। दोस्तों की जरूरत ही नहीं रहेगी। आने वाले टाइम के अंदर जब आपके दोस्त जो हैं वो रोबोट की फॉर्म में होंगे, रोबोट भी तो बनने हो ना प्रोसेस में, अब उसके अंदर एआई डाल दो तो रोबोट आपके सेंटिमेंट्स को भी समझ रहा है। रिसेंट में हम लोगों ने देखा, इंडिया का भी अपना व्यू में, क्या नाम है इंडियन इसका व्यू, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अब में से किसी को याद है? इंडिया का जो रोबोट बना रहे हैं, व्यू कुछ ऐसे करके है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसका नाम। व्यू मित्रा, यस, हाँ व्यू मित्रा। अब व्यू मित्रा में क्या हो, अल्टीमेटली वो एक कंप्यूटर टाइप का है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दो तो वो ह्यूमन जैसा बिहेव करने लग जाएगा। रिसेंटली ऋषि सुनक एक वो रोबोट को देख रहे हैं, जहां उसको कह रहे हैं कि यू जस्ट स्टैंड अप, तो वो कहता है खड़े हो गए, आप चाहते हो स्टैंड अप, तो ही गॉट स्टैंड अप। तो आने वाले टाइम के अंदर इस तरह के इक्विपमेंट, इस तरह के खिलौने और बढ़ेंगे, यूजेजेस बढ़ेंगे इनके। नेक्स्ट इज disclosing AI generated content, designing nodals of prevalent to generation of illegal content, उसके साथ publishing summaries of copyright data used for training, undertaking risk assessment for mitigating foreseeable risk, establishing appropriate data governance measure, addressing design consideration including environment impact, registering foundation models in AU database. Indian collaborate with the SCO to combat terrorism and technological misuse. तब यहाँ पर SCO मतलब शंघाई कॉपरेशन,
तो किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। कौन मेंबर है उसके? जितने स्थान है सारी मेंबर है, और चाइना ने सबको कर्जा दे रखा है। चाइना ने जिसको लोन दिया उसको उसका मेंबर बना लिया। ज्यादातर कंट्रीज लैंडलॉक है, ठीक। और शंघाई कोऑपरेशन अपने आप में इस एरिया के अंदर एक ग्रुप है और इंडिया उसका मेंबर है। तो ये सब कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज। ताशकंद में इसकी मीटिंग होती है और होती पुरानी यूएसएसआर कंट्रीज के अंदर है। जितने स्थान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, सबको उसने मेंबर बना लिया है इनका, और सब लोगों को उसने लोन दिए हुए हैं। अब क्योंकि सब लोगों को लोन दिए हुए हैं, इस करके हमने डिस्कस किया था कि चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला प्रोजेक्ट जो है इन्हीं कंट्रीज से होकर क्रॉस करेगा। नेक्स्ट, the recent development, India's Security Council Secretariat partnered with the Shanghai Cooperation Organization, members of joint exercise to address the challenges posed by terrorism and extremism. The exercise conducted in collaboration with the Regional Anti-Terrorist Structure, इसको RATS नाम देते हैं, Regional Anti-Terrorist Structure of SCO, focused on leveraging new technologies and internet to counter-react with these threats. SCO रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर क्या है? रैट्स क्या है? रैट्स हेडक्वार्टर इज इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। स्थान आ गया, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। Stand as permanent organ of SCO, playing a crucial role in fostering collaboration among member states against terrorism, separatism and extremism. ठीक है। और एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, अब यहाँ पर देखो बेटा, हर कंट्री की टेररिज्म को लेके अपनी अपनी डेफिनेशन, हमने इसको पहले भी दिन डिस्कस किया था। जैसी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, अब इंडिया में वो टेररिज्म है, पाकिस्तान कहता है ये तो नेशनल मूवमेंट है, ये तो वहां पर आजादी की लड़ाई चल रही है। जो चाइना में चल रहा है या जो अफगानिस्तान में चल रहा है, तो टेररिज्म की अपनी अपनी डेफिनेशन। अमेरिका उसको टेररिज्म कहता था, वो कहते हैं कि भाई तो हमारी अपनी कंट्री है, हम टेररिस्ट कैसे हो गए? अपनी कंट्री है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। अब यहाँ पर इसको लेके सब लोग हाँ एग्री कहते हैं, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक है, टेररिज्म के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, पर टेररिज्म की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन थोड़ी है। तो रैट्स हेडक्वार्टर ताशकंद के अंदर है। द जॉइंट एक्सरसाइज एड्रेस टू मिसयूज द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बाय नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट वगैरह का मिसयूज है, ये कम से कम नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में नहीं होना चाहिए, है ना, पढ़ना नहीं चाहिए। The cyber attacks, extremists have disabled critical infrastructure using cyber attacks. Drones for smuggling, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान करता है, इंडिया में पाकिस्तान अपनी हेरोइन भेजता है। Non-state actors employ drones to smuggle narcotics, arms and ammunition across border. Dark web and the AI-enabled tools. The dark web and AI-enabled tools and software are widely used for creating fake news, recruiting members through online radicalization and other malicious activities. नहीं होना चाहिए। अब रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन कि चाइना ने बहुत सारी न्यूज एजेंसीज को अलग अलग कंट्री में पैसे दिए थे, और पैसे क्यों दिए थे? कि चाइना के अगेंस्ट, हाँ यस खुशी, यही व्यू मित्रा। और पैसे क्यों दिए थे उसने? और पैसे इस करके दिए ताकि वो चाइना के अगेंस्ट कोरोना पीरियड में नेगेटिव न्यूज नहीं चलाए। तो उन कंट्री ने चाइना को लेके नेगेटिव न्यूज चलाई ही नहीं। अगर चलाई होती तो शायद ये नहीं होता। चाइना में यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन कौन थे उसके चेयरमैन थे, मुझे एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन याद नहीं है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने चाइना के अगेंस्ट वर्ड बड़े सॉफ्ट यूज किए थे। सबको पता था कि ये जो ये वायरस आया है चाइना से आया है, ठीक है। तो जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड WHO के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी चाइना को लेकर सॉफ्ट वर्ड यूज किए थे। वी कांट डिनाई कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो पैसे से आप किसी दूसरी कंट्री का मीडिया खरीद सकते हैं, और उसी का एक एग्जांपल है। हालांकि कभी कभी देखने को मिलता है कि जो लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया में, हम नाम नहीं लेंगे किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का, जो लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर हैं उनमें हमेशा चाइना की ऐड आती है, ठीक। वो उन न्यूज़पेपर में कभी नहीं छापेंगे जो बाकी मेन स्ट्रीम है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उनमें नहीं आता, ठीक है। वो खास किस्म के न्यूज़पेपर हैं जिनमें वो चाइना अपनी एडवर्टाइजमेंट देता है। तो ऑब्वियसली आपको न्यूज़पेपर कभी देखने को मिलेगा कि उन्होंने चाइना के अगेंस्ट कभी लिखते भी नहीं वो, क्योंकि खुद की आइडियोलॉजी भी लेफ्टिस्ट है, ठीक। तो UNSC Delhi Declaration, the United Nations Security Council issued the Delhi Declaration focusing on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purpose.
Financial Action Task Force guidelines in 2018, the Financial Action Task Force issued guidelines to regulate visual assets addressing a potential misuse of illicit activities. Facial recognition technology, the Indian Army has integrated facial recognition technology into the counter terrorism operation. Recently इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम बर्लिन मेमोरेंडम, द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम अडॉप्टेड इन द बर्लिन मेमोरेंडम ऑफ गुड प्रैक्टिस टू काउंटर द टेररिस्ट यूज द अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जिसको ड्रोन कहते हैं. उसके बाद प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग थ्रेट्स पोजेस्ड बाय ड्रोन्स इन टेररिस्ट एक्टिविटीज. किसी जमाने में माना जाता था कि जहाज बड़ी खतरनाक चीज है, ये टेररिस्ट के हाथ में नहीं होना चाहिए. ड्रोन तो छोटा सा है, घर में बैठ के बना सकते हैं. 4 मोटर लो ड्रोन बना दो, उसके सॉफ्टवेयर जोड़ दो, हो गया ड्रोन. ठीक है ना. ड्रोन के साथ कहीं पर भी वेपन जो है उनको भेजना है या फिर ड्रग्स भेजनी है तो बड़ा आसान काम है. लिटरेचर भेजना बड़ा आसान काम है ड्रोन के थ्रू. अब वो टेररिस्ट के हाथ में आएंगे तो मामला डेंजरस हो जाएगा ना बहुत. The collaborative efforts between India and SCO underscore the global recognition of a need to adapt and implement measures to counter terrorism and technology misuse in an increasingly interconnected world. Next, alarming prevalence of child marriages in India, Lancet Global Health Study. ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया में छोटे छोटे बच्चों की शादियां पिछले कुछ सालों में कम हो गई थी, रिसेंट ईयर्स में और बढ़ गई. अब देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने कितने हैं ये, और ये बेचारी शादी हो रही है, रो भी रही है बेचारी, छोटा बच्चा ये 3 4 5 साल की रही होगी, है ना. और ये रिसेंट पिक्चर्स है कि कितनी कितनी उम्र है बेचारों की छोटों की, जो 10 10 12 12 साल के बच्चे हैं. The Lancet Global Health recently published a study shedding light on the persistent high prevalence of child marriage in India. The key findings are as follow. Magnitude of the issue: 1 in 5 girls in 1 in 6 boys continue to be victim of child marriage. The reduction in child marriage rates from girls between 2019 and 2021 was smaller compared to the period between 2006 to 2016. The prevalence of girl child marriages have decreased from 49% in 1993 to 22% in 2021. However, 6 states union territory witnessed increase in the prevalence of child marriages among girls from 2016 to 21. Legal framework: the Prohibition of Child Marriage Act 2006 sets a legal age of marriage at 21 for men and 18 for the women. The Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 seeks to raise the minimum age of marriages for female is 21. अब मेल और फीमेल की शादी के लिए एज जो है फिक्स कर दी 21. और इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहां से 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है. Human right violation: child marriages is recognized as a human right violation and a form of sexual and gender based violence. Health consequences: child marriages leads to various health consequences that hinder the full potential of boys and girls. It is considered a significant obstacle to achieving gender equality. Global goals: Sustainable Development Goal target 5.3 aims of eliminating child marriages girls in 2030 by 2030. तो इसको कम करना है चाइल्ड मैरिजेस को. अवेयरनेस इनिशिएटिव लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पंजाब में चला नशा छुड़ाओ बेटा बचाओ. हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड डिस्करेजिंग चाइल्ड मैरिजेस. The Lancet Global Health Study highlights the need of continued efforts, both legislatively and through awareness program, to eradicate the persistent issue of child marriages and uphold the right and well-being of children in India. बच्चों की भलाई के लिए ये होना जरूरी है. उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड 2024 द नेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स. और हम लोगों ने 2 कैमेलिड डिस्कस किए थे, लामा एंड अल्पाका. लामा एंड अल्पाका कहां डिस्कस किए थे हम लोगों ने, कौन से कॉन्टिनेंट में है लामा एंड अल्पाका? आंसर करो बेटा आप लोग ऑनलाइन. अरे कौन है भाई सीबीएसई 12th क्लास वाला? धन्य हो गए. अरे हम धन्य हो गए आप जैसे बच्चों को पहन पकड़ के, है ना, पकड़ के आप जैसे बच्चों को पाके. हाँ ये साउथ अमेरिका.
अब ये वेट कैरिंग एनिमल है, ये ऊंट की कैटेगरी से, कैमल फैमिली से आते हैं, ये सभी कैमल फैमिली से हैं। तो जैसे इस साल 2024 यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था, इसको कैमेलिड ईयर इसको डिक्लेयर किया है। There are two major groups of camelids found in Northern America and Central Asia. उसके बाद sorry, camelids, a group of 11 toed ungulated belongings to the family Camelid. The diverse family includes well-known species such as camel, llama, alpaca, guancos and विकुनस। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, विकुनस की एक बार प्रोनाउंसिएशन को चेक कर लेना, कुछ और है प्रोनाउंसिएशन इसकी। तो these animals are renowned for विकुना ही है, विकुनस विकुना, ये उसी फैमिली से आता है। विकुनस, द एनिमल आर रिनाउंड फॉर देयर रिमार्केबल एडेप्टेशन एंड रिमार्केबल एडेप्टेशन टू एरिड एंड हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स। तो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, इंक्लूड द ट्रू कैमल्स सच एज ड्रोमेडरी कैमल, वन हम्ड कैमल, ये इनकी फैमिली दो अलग अलग हैं। ये इंडिया में ये मिलते हैं, कुछ एरियाज में इंडिया में ये भी इसको भी रख रहे हैं अभी, ठीक है ना, डू डबल हम्प। तो उसके बाद कैमल, वन हम्ड कैमल एंड द बैक्टीरियन कैमल, टू हम्ड कैमल, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हम्प्स ऑन देयर बैक। मेल कैमल्स हैव अ डिस्टिंक्टिव ऑर्गन कॉल्ड ड्यूला, ये यहां पर गर्दन में होता है ड्यूला, ये वाला एरिया ड्यूला, located on their throat. The dula is believed to play a role in displaying dominance among the male and attracting female. तो न्यू वर्ल्ड कैमेलिड्स, साउथ अमेरिकन कैमेलिड, अब पता नहीं क्या क्या चीजों से जानवर अट्रैक्ट करते हैं दूसरे जानवरों को, है ना। The new world camelid, South American camelids include modern llamas, alpacas, guancos and vicunas. Wild populations such as vicunas inhabit high altitude region of the Andes mountain. तो देयर इज पॉसिबिलिटी बेटा साउथ अमेरिका के अंदर हम लोगों ने अल्पाका और लामा किया है, हो सकता है उसका क्वेश्चन इस बार बने, है ना, क्योंकि ईयर ये डिक्लेयर किया है। तो उस वाले सेक्शन को अच्छे से देख लेना, साउथ अमेरिका में हम लोगों ने जो किया अपने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, और लामा और अल्पाका को लेके। The unique adaptation of camelids make them well suited to survive in harsh environment. The United Nations has recognized the importance of these animals by declaring 2024 as International Year of Camelids. This designation aims to raise awareness about the significance of camelids, their role in various ecosystems, and the need for their conservation. तो आज की न्यूज के अंदर जो मेंस के सेक्शन के लिए ये प्री में इसकी न्यूज आ सकती है, और प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ये कैमेलिड ईयर डिक्लेयर किया है, इनमें से कौन कौन है जो उसकी फैमिली के अंदर आता है, और इसमें ये बैक्टीरियन कैमल है और अरेबियन कैमल है। बेटा इनको याद रखना, जो अरेबियन कैमल है इसके ऊपर एक हम्प है, और जो बैक्टीरियन कैमल है इसके ऊपर दो हम्प है। उसके बाद ग्वांको, अल्पाका और लामा हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और कैटेगरी बची बस, विक्यूना। ये प्री में आएगा, इसका मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि वो ज्योग्राफी के सेक्शन के अंदर वो बना के पूछ ले पेपर 1 के अंदर। और यहाँ पर न्यूज जो है ये सोशल इश्यूज को लेके ये वाली न्यूज काम की रहेगी। आज हम लोग क्लास में सोशल इश्यूज कर रहे हैं, तो सोशल इश्यूज में, एथिक्स में नहीं, सोशल इश्यूज में ये न्यूज काम की रहेगी। और उसके बाद ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए न्यूज काम की रहेगी, और इंटरनेशनल रिलेशन में कुल मिला के टेररिज्म को लेके कि इंडिया अपने एफर्ट्स में सक्सेसफुल रहा है, और शंघाई कोऑपरेशन के अंदर रैट्स को उन्होंने पास करवा दिया। देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगा पेपर 3 के अंदर, प्री और मेन दोनों में आ सकता है ये। देन उसके बाद ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का क्लियरली टॉपिक है, इस एरिया से क्वेश्चन इस बार आएगा जरूर। अब यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ये होंगे कि ये इस एरिया को क्या कहते हैं, अफ्रीकन हॉर्न कहां पर है, इसकी एज पर कौन सी कंट्रीज हैं, इनका सीक्वेंस क्या है ऊपर से नीचे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ऊपर से नीचे इनका सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट टू राइट इनका सीक्वेंस क्या है, ईस्ट वेस्ट इसका सीक्वेंस क्या है, वेस्ट टू ईस्ट इनका सीक्वेंस क्या है। अल्टीमेटली यहाँ पर रेड सी के आसपास खत्म जरूर करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट हैं, ज्योग्राफी में हम लोगों ने इनसे रिलेटेड जो एरिया डिस्कस किए हैं, यहाँ से कौन कौन कंट्री है जो अपना पेट्रोल सप्लाई करती है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल सप्लाई करता है यहाँ से, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसकी हिस्ट्री भी हो सकती है, इसका प्रेजेंट भी हो सकता है, इसकी इकोनॉमी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनकी कंट्रीज की करेंसीज कौन कौन सी हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता था कि 2007 के बाद ये ट्रेंड खत्म है,
तो पूछ सकते हैं, कभी भी एक बार देख जाना। तो इनकी पास्ट की हिस्ट्री क्या रही है, जॉर्डन सीरिया की हिस्ट्री क्या रही है, और किसके कंट्रोल में था, हिस्ट्री में इसके क्वेश्चन जो है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सब क्वेश्चन इस एरिया के बनेंगे। और ऊपर मेडिटेरियन सी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, रेड सी के बाद मेडिटेरियन सी कौन कौन सी कंट्रीज आती है, किधर इसका मुख खुलता है, सुएज कनाल, इधर दोनों पोर्ट, उसको क्या क्या नाम है, पोर्ट सईद और स्विस, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन इस एरिया के रहेंगे। हouthi कौन से, किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यमन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यमन, ओमान, ये इस एरिया से ऐसे वो मतलब डायग्राम में क्वेश्चन पूछ रहा था 1 2 3 4 देके, सीक्वेंस बताओ इनका परफेक्ट सीक्वेंस क्या है। और फिर उसके बाद यहां पर रेलवे कौशल विकास योजना, ये तो पक्के क्वेश्चन आने हैं। रेल कौशल विकास योजना गवर्नमेंट प्लान है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। और सोशल इश्यूज में भी आ जाएगा, ये मेंस के सेक्शन में देखो सोशल इशू में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट के सारे प्लान प्रोजेक्ट एक जगह के ऊपर अपने हाथ से आप नोट करो, ठीक है ना। और हर स्टूडेंट को बार बार इसी करके मैं कह रहा हूं, आपको अपने नोट्स अपने खुद बनाने हैं, अपने नोट्स आप खुद बनाओ, हाथ से लिखो अपने नोट्स, है ना। जो स्टूडेंट मान लो कि जो दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो इसको उठाओ, इसको गूगल पे डाल दो, जो भी न्यूज गूगल में डालो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेगा, उसको अपने यहाँ पे नोट्स में नोट कर लो। रोज रोज की न्यूज का एडवांटेज ये है कि बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपके वो फर्म होती चली जाएगी, आपके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। तो जब आपने बार बार पढ़ा होगा तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर लोगे उसका। चलो आज की क्लास इतनी है, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बेटा।